बिस्बो को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और घिसी पिटी खबरों को देखें मजेदार कहानियों में। ना एमपी ना एमएलए, बीएमसी में सिर्फ एक प्रतिनिधि, पर नाम जोरदार है और कई साल गायब रहने के बाद वे वापस आ गए हैं। राज ठाकरे खुद को और अपनी पार्टी को नया रूप देकर हिंदुत्व का और अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे पर सवाल उठा रहे हैं, ये शंका पैदा करके कि वे पूरी तरह से हिंदू नहीं, क्योंकि वो मस्जिदों से लाउड स्पीकर की आवाज को बर्दाश्त कर रहे हैं मगर हनुमान चालीसा का पाठ रोक रहे हैं। हिंदू वोटों के अलगाव के डर से आदित्य ठाकरे अपनी हिंदुत्व की साख साबित करने के लिए राम मंदिर जाने की जल्दी में। खींचमतानी जोरों से शुरू है मेरे दर्शकों। भारत के सबसे अमीर नगर निकाय मुंबई के बीएमसी के लिए, जिसका बजट 45,000 करोड़ रुपए है। आइए प्रतियोगियों से मिले। महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार, जिसका सामना कर रही है पावरफुल भाजपा। 3 साल पहले दृश्य कुछ अलग था। विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे दूसरी तरफ से थे, लेकिन मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ने के बाद भाजपा को एक असंभावित गठबंधन ने डुबा दिया, जिसके बारे में हमारी पहली वाली वीडियो जरूर देखिए। अब जैसे जैसे मुंबई नगर इलेक्शन और 20 अन्य निगमों के नगर निगम चुनाव नजदीक आ रहे हैं, एक आंख 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर रखते हुए भाजपा पूरी कोशिश में है कि वे इसे जीते, और इस लक्ष्य के लिए वो किसी को भी नहीं बख्शेगी। एक एक को चुन चुन के मारूंगा। वे अपने हाथ में हर कानूनी हथियार का इस्तेमाल करके एमवीए सरकार को बेनकाब और बदनाम करना चाहेगी। और उनके मुख्य खिलाड़ी हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल बीएस कोश्यारी, ईडी, सीबीआई, खूबसूरत बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और एक ठाकरे राज ठाकरे। उनके खिलाफ खड़े हैं शक्तिशाली मराठा शरद पवार और उनके सहयोगी उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के राहुल गांधी, जिनके पास खुद के भी हथियार हैं, पुलिस फोर्स और नगर पालिका। कहानी शुरू हुई जब बीजेपी ने जीत की अपेक्षा में अपने वफादार भगत सिंह कोश्यारी को महाराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से कुछ ही हफ्ते पहले जब जीत हासिल नहीं हुई तो राज्यपाल ने एक संदिग्ध संवैधानिक बाजी लगाकर फडणवीस और अजित पवार को एक अचानक तख्ता पलट में सीएम और डिप्टी सीएम की शपथ दिलाई। लेकिन जब वो चाल भी विफल हुई और उद्धव मुख्यमंत्री चुने गए तो उन्हें विधान परिषद के लिए नामांकित करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। हालांकि कोश्यारी का सहयोग न होने से प्रक्रिया महीनों तक रुक गई, और जब तक प्रधानमंत्री ने खुद दखल नहीं दिया, नमस्कार मोदी जी, तब तक कोश्यारी ने माना नहीं। इस बीच एक्टर कंगना रनौत, जो मुंबई पुलिस बल का मजाक उड़ाने के बाद शहर में अवांछित थी, मुंबई क्यों पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जैसे लगने लगी है, और जिसने शिवसेना पर ताना मारा जब उन्होंने उसकी तुलना का विरोध किया, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, ठीक वैसा ही किया उनके घर के एक हिस्से पर बुलडोजर चलाकर, ये दावा करते हुए कि उन्होंने निगम के कानूनों का उल्लंघन किया था। लो उखाड़ दिया। इन हरकतों के बावजूद गवर्नर हाउस में राज्यपाल कोश्यारी ने कंगना को बुलाकर उनकी खातिरदारी की। फिर उद्धव ने भी राज्यपाल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की, जो कुछ वे संविधान के घेरे में रहकर कर सकते थे। विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति में अड़चन डाली, उनके सरकारी विमान का इस्तेमाल करने से इनकार करके आम आदमी जैसे उड़ान भरने पर मजबूर किया। उनके विधानसभा भाषण के दौरान इतनी नारेबाजी लगाई कि राज्यपाल सभा से चले गए। कोश्यारी ने जवाब में नए स्पीकर की नियुक्ति की प्रक्रिया रोकी, ये दावा करते हुए मामला कोर्ट में है। इस बीच केंद्र की मजबूत कानूनी बाजू एमवीए में खामियों की तलाश करने लगी, और उनको मौका तब मिला जब एमवीए के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर उस वक्त के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने आरोप लगाए, जाओ हर महीने 100 करोड़ का हफ्ता लाओ। ये आरोप अंबानी के घर के नीचे मिले सचिन वाजे द्वारा कार बॉम्ब का फिल्मी स्टाइल प्लॉट का नतीजा था। इन दोनों कहानियों को बिस्बो ने बड़ी गहराई से कवर किया है। रश्मि शुक्ला, खुफिया विभाग आयुक्त, तब वरिष्ठ मंत्रियों का फोन टैप करने में लगी थी अपने अधिकार के दुरुपयोग में। वहां उन्हें कुछ ऐसी जानकारी मिली कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाई। जब उन्होंने अनिल देशमुख और कुछ पुलिस कर्मचारियों की बातचीत सुनी कि कैसे महाराष्ट्र में मनपसंद पोस्टिंग मिल सकती थी, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने अगस्त 2020 में राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव सीताराम कुंटे को सौंपी। लेकिन इसका एक 6.1 जीबी भाग या तो जानबूझकर या धोखे से भाजपा के पास पहुंचा।
जिसके चलते फडणवीस को एमवीए सरकार पर वार करने का मौका मिला। उद्धव ठाकरे को ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार की जानकारी पहले से थी, लेकिन उन्होंने देशमुख के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इस बीच सचिन वाजे ने ईडी को अपने बयान में एक और नाम बताया, अनिल परब। उन्होंने और अनिल देशमुख दोनों ने 10 डीसीपी के ट्रांसफर को रोकने के लिए 20 करोड़ रुपए लिए। इस बात का सबूत मिलना मुश्किल था, लेकिन ये जानना मुश्किल नहीं था कि दापोली में परब का रिसोर्ट पर्यावरण अनुमति के बिना अवैध रूप से बनाया गया था और जिसे गिराने के लिए सूचना दी गई। वार पलटवार और तेज हुआ जब शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत की 11,500 करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी ने अटैच की। बावजूद इसके कि उनकी पत्नी वर्षा के खिलाफ सबूत कमजोर थे कि उन्होंने एक बिल्डर की पत्नी से 55 लाख का ब्याज मुक्त लोन लिया था। राउत को निशाना बनाना एमवीए गठबंधन के हृदय में बंदूक चलाने जैसा है, क्योंकि राउत इसके मुख्य अभिनेता थे। शिव सैनिक हूँ, झुकेगा नहीं साला। जैसे राउत शिवसेना के लिए है, वैसे ही किरीट सोमैया बीजेपी के लिए। और वो 12 कथित दागी एमवीए नेताओं को द डर्टी डोजन नाम देकर उनको शर्मिंदा करना चाहते हैं। उनमें से एक नवाब मलिक, जिन्होंने नशीले पदार्थों के केस में आर्यन खान की जोरदार तरफदारी की और ऑपरेशन के पीछे भाजपा के जुड़े तत्वों को निशाना बनाना शुरू किया। उन्हें गिरफ्तार किया गया 2005 में एक प्रॉपर्टी को धोखे से खरीदने के लिए, लेकिन इसमें गंभीर आरोप था कि वो जमीन उन्होंने खरीदी एक ऐसे आदमी से जो फ्रंटमैन था आतंकवादी दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर का। हालांकि एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल के साथ एक और गैंगस्टर इकबाल मिर्ची से संपत्ति खरीदने के लिए कोई समान बर्ताव नहीं किया गया। न ही अजित पवार के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई, बावजूद इसके कि उनका जोड़ कथित तौर से एक चीनी कारखाने से मिला जो महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक के 65 लाख करोड़ घोटाले में शामिल था। बीजेपी ने शरद पवार के पीछे जाने से पूरी तरह परहेज किया, क्योंकि शायद ये ताकतवर नेता एक दिन भाजपा का सहयोगी बने, जैसे मई 2022 में भंडारा और गोंदिया नगर पालिका चुनाव में हुआ। लेकिन एमवीए सरकार में बाकी सभी निशाने में है, यहाँ तक कि ठाकरे परिवार पर भी, जो आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की। उद्धव ठाकरे की बहनोई श्रीधर पाटनगर की संपत्तियां पीएमएलए मामले में जब्त की गई। लगता है कि आदमी से आदमी के बीच की लड़ाई वाले दिन अब नहीं रहे। मेरे परिवार के पीछे क्यों पड़े हो? जेल भेजना है तो आप मुझे भेजो। सेना का एक और करीबी सहयोगी बीएमसी में सदन के नेता यशवंत जाधव को एक डायरी एंट्री से बाहर निकलने के लिए अपना दिमाग लगाना पड़ा। मातोश्री को 2 करोड़। अब मातोश्री शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के दिनों से ठाकरे परिवार का बंगला रहा है। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि उन्होंने उसे पैसे दिए? लेकिन माता है और श्री का मायना कुछ और भी हो सकता है। मैंने पैसे अपनी माँ को दिए। मातोश्री होशियार है, लेकिन इतना होशियार भी नहीं, क्योंकि आईटी विभाग ने उनकी कई संपत्तियों को जब्त किया, 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की। वैसे प्रताप सर नाइक के 112 जमीनी की जब्ती का इस लड़ाई से कोई संबंध नहीं, बल्कि एनएससीएल मुद्दे की एक पुरानी जांच का नतीजा है। एक जवाबी हमले में शिवसेना ने देवेंद्र फडणवीस पर संवेदनशील जानकारी आम करने का आरोप लगाया, रश्मि शुक्ला का प्रतिबंधित टेप लीक करने के लिए, और शिवसेना के पूर्व सीएम नारायण राणे के खिलाफ भी, जो 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए थे। राणे के मुंबई के जुहू घर को बीएमसी ने नोटिस दिया, अपने 8 मंजिल के बंगले में 4 अवैध फ्लोर को गिराने के लिए। भाजपा नेता प्रवीण दारेकर की 1997 की पुरानी फाइलों को भी खोद निकाला गया। जैसी करनी वैसी भरनी, जिसमें ये कथित तौर पर पता चला कि उन्होंने खुद को झूठ से मजदूर बताया ताकि उन्हें मुंबई जिला सहकारी बैंक की पोस्टिंग मिल सके। तो बीजेपी आखिर करना क्या चाह रही है? क्या वो एमवीए सरकार को गिराने की कोशिश में है? शायद नहीं। वे उन्हें भ्रष्ट, अक्षम, आलसी और हिंदुत्व के लिए पर्याप्त नहीं के रूप में दर्शाने की कोशिश कर रही है, इस उम्मीद में कि इनमें से कुछ कीचड़ चिपके आगामी चुनाव आने तक, ताकि वो अकेले अपने बल पर सत्ता में आ सके। बिस्बो की शायरी है, कथा सुनो राजनीति की 2 ताकतों की। केंद्र ने दिया दम पर शिवसेना थी मजबूत खड़ी। कमल खड़ा मैदान में, कहे आ देखे जरा, पर शिव ताकत थी कम कहा। बोली हता माझे सटक लिया आज, जनता बोले हो विजय, सत्य की हमेशा इधर। छत रोटी रोजगार जो दे, वोट बहे सदा उधर। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।